हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो या बैचलर फार्मेसी, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है और ये हमेशा शॉर्ट नोट या डिटेल नोट 5 से 8 नंबर में आपसे लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। अगर ये बैक टू बैक आपके एग्जाम में नहीं आता है तो ये मान लीजिए कि ये अल्टरनेट ईयर पर तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है आपका रेजिन, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिर भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब छोड़ के इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रिस्क लेना ही मत। जैसे अगर बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो ओलियोगम रेजिन है या गम रेजिन है ना। ऐसी ड्रग जो वोलाटाइल ऑयल भी कंटेन करे, गम भी कंटेन करे, रेजिन भी कंटेन करे, ऐसी कौन सी ड्रग है। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और वहां पर आपको पहचानना होता है। ठीक है, या रेजिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपका एग्जाम जीपैट का हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, किसी भी लेवल के एग्जाम में रेजिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिन क्या होता है, मतलब रेजिन की डेफिनेशन क्या है। बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा, रेजिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कि अगर रेजिन है तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर ये रेजिन है या क्लोराइड है या गम है। ठीक है, और तीसरा, रेजिन का आखिर यूज क्या है, क्यों आखिर हम रेजिन को पढ़ रहे हैं, है ना। और चौथा, रेजिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रेजिन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इतने में ही आपका 8 नंबर का शॉर्ट नोट हो चाहे डिटेल नोट हो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द रेजिन। दोस्तों, अगर हम बात करें रेजिन क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये दोस्तों बिल्कुल भी लोड मत लेना। जैसे मैंने अल्कलॉइड की स्टोरी आपको सुनाई थी, एज सच यहाँ पर हम आपको पहले स्टोरी, एक कहानी सुना देंगे और फिर उसी को पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरी क्लास आप जब लीजिए तो बिल्कुल भी आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया है और जैसे मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है आपको एज सच वैसे ही एग्जाम कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। चैलेंज मेरा है कि भैया आपके नंबर कोई काटेगा नहीं। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे कभी यहाँ पर छोटू आएगा थोड़ी देर में, वो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो दिमाग में अभी आने वाला है, वो छोटू के दिमाग में आ जाता है, वो तुरंत क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर आखिर ये कैसे है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी लोड नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं अबाउट द रेजिन। तो सबसे पहले अगर इसको डिस्कस करने से पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि रेजिन जो है ये आखिर है क्या, है ना। मतलब आपने पढ़ा होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो हमको लिखा मिल जाता है कि रेजिन जो होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। भैया क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो एक लाइन में समझ लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेटाबोलाइट्स जो प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का इंड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही डिराइव्ड होकर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर लिखा मिलेगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये रेजिन आपका, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो रेजिन के बारे में एक पॉइंट हमने जान लिया कि ये रेजिन जो है हमारा ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दूसरा, रेजिन जो होता है ये भैया इंजरी प्रोडक्ट होता है प्लांट का। ठीक है, मोस्टली ये प्लांट से ही पाया जाता है, मतलब कि एनिमल सोर्स से ये नहीं पाया जाता है, प्लांट से मोस्टली पाया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है भैया, है ना, अपवाद कहां नहीं होते हैं। तो एक्सेप्शन है आपका सेलैक, जिसको हम बोलते हैं लैक, है ना। वो सेलैक जो है वो हमारे एक कीट से पाया जाता है, कीड़े से पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाख का कीड़ा। ठीक है, वही एक इकलौता रेजिन है हमारा जो कि एनिमल से पाया जाता है। अदरवाइज जितने भी हमारे रेजिन्स हैं वो सारे के सारे प्लांट ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक हो सकते हैं लेकिन हम अगर नेचुरल सोर्स की बात करें तो वो हमारे प्लांट से डायरेक्ट होते हैं, प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रेजिन के बारे में हमने 2 चीज पता कर लिया। पहले तो रेजिन जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, दूसरा ये इंजरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि प्लांट ओरिजिन से प्राप्त होते हैं हमको। अगर हम इंजरी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंजरी प्रोडक्ट मतलब अगर हम प्लांट में थोड़ा सा चीरा लगा दें, है ना, इंसिजन कर दें या कुल्हाड़ी मार दें उसके ऊपर, तो जैसे हमारे हाथ पे लग जाती है ब्लेड तो हमारे यहाँ खून निकलता है, फिर वो क्लॉट कर जाता है ना। इसी तरह से डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है। इसी तरह से प्लांट में अगर हम इंसिजन करते हैं, काटते हैं स्टेम में या राइजोम में, है ना, तो वो डिफरेंट पार्ट से प्लांट के जो सेक्रेट आउट होता है, एक्सीडेट होता है इंजरी के बाद, वो जो हमारा केमिकल है उसी को हम रेजिन बोलते हैं। क्लियर, रेजिन जो है हमारा
सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जब हम प्लांट के ऊपर चीरा लगाते हैं वहां से जो सेक्रेट आउट होता है एक्सुडेट, उसको हम बोलते हैं, वो हमारा रेजिन होता है। तो वो लिक्विड नेचर का भी हो सकता है, सॉलिड नेचर का भी हो सकता है, सेमी सॉलिड नेचर का हो सकता है, मतलब एमॉर्फस नेचर का हो सकता है। ठीक है, तो हमने 3-4 चीजें पता कर लिया। रेजिन जो है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। रेजिन जो है हमारे ये इंजरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के। ठीक है, रेजिन जो होते हैं मोस्टली प्लांट से ही पाए जाते हैं। एक इकलौता है आपका सेलेक्ट जो कि आपके एनिमल ओरिजिन का होता है। ठीक है, तीसरा हमने बता दिया कि रेजिन जो होते हैं ये लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, ओ छोटू भाई साहब आ गए। छोटू का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि सर रेजिन और गम क्या एक ही चीज होते हैं? अरे नहीं भैया, बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए। रेजिन अलग है, गम अलग है। रेजिन जो होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स होते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको हमने। रेजिन जो है ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स होते हैं, है ना। लेकिन जो गम होते हैं हमारे ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अगर हम रेजिन को जलाएंगे तो ये रेजिन जो होते हैं ये फ्लेम के साथ जलेंगे, धुएं के साथ जलेंगे। लेकिन जो हमारा गम होता है ये डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और रेजिन जो है हमारा ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये किसमें सॉल्युबल होगा? जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, एसीटोन है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब में हमारा ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा, लेकिन पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। अरे आपने प्रचार सुना होगा ड्रीम हब का रेजिन, जहां पर भी नमी आती हो वहां पर उसका एक लेप आप लीजिए और लेस दीजिए उस पे, है ना, पूरा सरफेस पे, वो वहां से नमी आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिन जो होता है ये मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता है ना, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो जहां पर सपोज यहां पर नमी आ रही थी, यहां पर हमने रेजिन लिया और उसका लेप उसके लगा दिया, है ना, अब वहां से नमी आना बंद। ड्रीम हब का प्रोडक्ट है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो रेजिन जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, जबकि हमारा जो गोंद है, गम है, वो रेजिन सॉल्युबल होता है ना, वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और रेजिन जो है हमारा ये भैया हमारे प्लांट की कैविटीज हैं, डक्ट हैं, वहां से निकलता है। और जो गम होता है ये उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, वहां से ये सेक्रेट आउट होता है। ठीक है, रेजिन जो हमारा एक्सुडेट प्रोडक्ट है। ओके, तो इतनी सारी चीजें। आई होप कि छोटू का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही मुझसे पूछ लेगा, जो कि आपको डाउट अगर आ भी रहा होगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये छोटू बहुत काम की चीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, इतनी सारी चीजें हमको पता हो गई हैं, तो अच्छा एक चीज यहाँ पर रहेगी, रेजिन जो होता है ये केमिकली क्या होता है? अगर हम केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो ये तो पता होगा कि ये सॉलिड, सेमी सॉलिड या एमॉर्फस नेचर का होता है। लेकिन जिस तरह से एल्कलॉइड के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोजीनस साइकिल होती है, यहां पर भैया ये जो हमारा रेजिन है ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड तो है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंटेन करता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, अदर कंपाउंड्स होंगे, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा। तो इसके डेफिनेशन में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं क्या, कि रेजिन जो होते हैं नॉन नाइट्रोजनस हेट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नेचर के हो जाते हैं, हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। ये सारी चीजें तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन हो जाती है, रेजिन्स आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और एमॉर्फस, नॉन नाइट्रोजिनस, हेट्रोजीनियस, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। कुछ भी याद नहीं करना हमें, जितना कुछ बताया सब कुछ ऐड ऑन कर दिया। रेजिन आर वाटर इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबलाइज्ड इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, एंड दूसरी चीज अगर हम इसके अंदर ऐड करना चाहें तो ये हो जाएंगे, रेजिन्स आर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स। ओके, ये सारी चीजें हो जाती हैं रेजिन के डेफिनेशन में। देखिए टिपिकल नहीं करना है, जितना आसानी से आप चीजों को समझ सकें उतना ही सफिशिएंट है ना। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन के बारे में। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे जिस तरह से जिस ऑर्डर में हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे हैं, पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई, फिर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं रेजिन की, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको, और इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड इसके यूज इसके बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। तो सबसे पहले हमने आपको बता ही रखा है कि ये सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड नेचर के होते हैं।
तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाता है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट इन नेचर होते हैं, मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है। थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं देख सकते हैं लेकिन आप देख सकते हैं, इस तरह के ये होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। ठीक है। तीसरा है ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल किसमें होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है हमारे, एसीटोन है, ईथर है या एसिटिक एसिड है, इन सभी में ये सारे क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। और ये जब इनको हम जलाते हैं तो ये स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं। ओके। अगला है दे आर हैवियर देन वाटर, मतलब अगर पानी के कंपेरिजन में इसको देखा जाए तो ये जो हमारे रेजिन हैं ये वाटर से हैवी होते हैं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, ये हीटिंग करने पर, मतलब जब इनको हम हीट करते हैं तो ये यूज्ड एंड सॉफ्ट मास का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और लास्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे आर इंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको पहले भी बता दिया डेफिनेशन में, ये हमारी मेटाबॉलिज्म के इंड प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको जितना बता दिया है इतना सफिशियंट है ना। इसमें आपको और कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए या 8 नंबर का, जितना कुछ मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, जितना यहाँ डिस्कस कर लिया है, दिस इज सफिशियंट। ठीक है। इससे ज़्यादा ना आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ना इससे ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। अगला है हमारा क्लासिफिकेशन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब ये कैसे किस अवस्था में पाया जाता है उसकी बेसिस पे हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम केमिकल बेसिस पे करेंगे तो वहां पर हमारे एसिड रेजिन हो जाएंगे, एस्टर रेजिन हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। हम जनरली जो रेजिन होते हैं भाई, ये किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्बिनेशन इनका कई तरह का हो सकता है, उसी की बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो हम यहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। तो पहला है हमारा ओलियो रेजिन, दूसरा है गम रेजिन, तीसरा है ओलियो गम रेजिन, और चौथा है हमारा ग्लाइको रेजिन। देखिए सीधी सी बात है, ओलियो रेजिन का मतलब यहाँ पर वोलाटाइल ऑयल के साथ हमारा रेजिन कॉम्बिनेशन में पाया जाएगा। गम रेजिन का मतलब है यहाँ पर जो गम होगा उसके साथ रेजिन हमारा कॉम्बिनेशन में पाया जाएगा। तीसरा, ऐसी कोई ड्रग होगी जिसके अंदर ओलियो गम रेजिन है, मतलब कि उसमें वोलाटाइल ऑयल भी पाया जाएगा, गम भी पाया जाएगा, रेजिन भी पाया जाएगा। ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन आपसे कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और चौथा है हमारा ग्लाइको रेजिन, मतलब जो ग्लाइकोसाइड आपने ड्रग पढ़ी होगी जैसे सेना वगैरह, है ना, तो उनमें भी रेजिन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइको रेजिन। मतलब ऐसी ड्रग्स जो ग्लाइकोसाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं ग्लाइको रेजिन। तो अगर हम ओलियो रेजिन की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स, ये कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे। तो इसका एग्जांपल है आपका कैप्सिकम और जिंजर, मतलब मिर्चा जो होता है, ठीक है, मिर्च और अदरक। ठीक है। दूसरा है हमारा गम रेजिन, मतलब ऐसी ड्रग जिनमें गम और हमारा रेजिन कॉम्बिनेशन में पाया जाए, वो होता है हमारा गम रेजिन। इसका एग्जांपल है गुग्गुल, है ना, कॉमीफोरा मुकुल। ठीक है। ओलियो गम रेजिन, ऐसी ड्रग्स जिनमें वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन तीनों कॉम्बिनेशन में पाए जाएं। इसका एग्जांपल है एसाफोडिडा, जिसको हम बोलते हैं हींग, जो कि हमारी डेविल्स टंग। और दूसरा एग्जांपल है इसका मिर्च, कॉमीफोरा मोल मोल। ठीक है। चौथा हमारा ग्लाइको रेजिन, मतलब ग्लाइकोसाइड के साथ कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिन पाया जाए, तो इसके एग्जांपल है आपका जलैप एंड आइपोमिया बटाटा। ठीक है। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। अगर आपके पास रेजिन दे दिया जाता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला टेस्ट है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। देखिए इस टेस्ट में क्या करना है, जनरली आपको ऐसी ड्रग लेना है जिसके अंदर रेजिन है। ठीक है। हमें पता करना है कि इसके अंदर रेजिन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल्कोहलिक सॉल्यूशन उसका बना लेंगे उस ड्रग का, इसके बाद में उसके अंदर हम फेरिक क्लोराइड के कुछ ड्रॉप्स को ऐड करेंगे, फिर उसको हिलाएंगे, और अगर वहाँ पर ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब ये साफ है कि इस ड्रग के अंदर रेजिन की मात्रा है। ठीक है। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ रेजिन। दूसरा टेस्ट है हमारा, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एसिटिक एनहाइड्राइड टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम रेजिन का जो पाउडर होगा, जो ड्रग होगी आपकी, उसको हम पीस लेंगे, मतलब कि पाउडर बना लेंगे, क्रश कर लेंगे, रेजिन पाउडर लेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड उसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके बाद में दोनों को मिक्स करने के बाद H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। अगर वहां पर पर्पल वायलेट कलर आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब रेजिन प्रेजेंट है। तो दो बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और जिस तरह से हम यहाँ पर आपको चार्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे ही आपको भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अगला है इसका लास्ट, थेरेप्यूटिक एंड अदर यूजेज ऑफ रेजिन कंटेनिंग ड्रग, मतलब जो ड्रग्स हैं हमारी रेजिन कंटेनिंग, उनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला है हमारा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब इसको हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। जिंजर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जिंजर आपने देखा होगा, जो विक्स की टॉफी आती है उसमें भी हम फ्लेवर के रूप में यूज करते हैं जिंजर का, है ना। तो दूसरा है हमारा एज अ कार्बोनेटिव, मतलब कि जो अगर
अगर आपको कभी गैस की कोई आपको समस्या हो जाती है तो वहाँ पर हम एज ए कार्बोनेटिव यूज़ करते हैं। उसमें भी आपको हींग, एसाफोटिडा है ना, डेविल्स डंग जिसको बोलते हैं हम, और दूसरा है आपका जिंजर। जिंजर तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। और तीसरा है एज अ एंटी कैंसर ड्रग, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, रेजिन कंटेनिंग पोडोफाइलम जो आपकी ड्रग होती है, इसको हम एंटी कैंसर मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है आपका एज अ स्टूमुलेंट या डायूरेटिक, कोलोफोनी। कोलोफोनी रेजिन कंटेनिंग ड्रग है जिसको हम एज अ स्टूमुलेंट या डायूरेटिक्स की तरह यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे जो कि आपके यूरिन का आउटपुट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला है आपका एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ऐसी ड्रग्स जो रेजिन कंटेन करती हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, मतलब कि सूजन को कम करने वाली ड्रग्स, है ना, जैसे कुगुल। दूसरा है टर्मरिक, अरे हल्दी का तो यार आपने नाम सुना होगा, है ना। हल्दी जो कुरकुमा लौंगा है आपकी जिंजीबरेसी फैमिली की ड्रग, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी रखती है ना, और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखती है, कलरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। गुग्गुल, कोमीफोरा मुकुल, इसको तो बता ही दिया। फिर अगला है कैथरेटिक में जलाप आ जाता है, स्पेक्टोरेंट में टोलो बाल्सम आ जाता है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द रेजिन। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना होने पाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारी टीचिंग स्टाइल या पीडीएफ से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू।